आज हम लोग जो रसायन है जिसमें परमाणु की संरचना हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले तो जो तुम प्रकाश विद्युत प्रभाव है उन सब के बारे में तुमने पढ़ा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में। जैसे कि बोर का परमाणु सिद्धांत जो आया था उसकी एक विशेषता रही थी कि वह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाता था। और रदरफोर्ड के वह दोष में भी तुमने पढ़ा होगा, एक था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वह व्याख्या नहीं कर पा रहा था। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है या स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्पेक्ट्रम का जहाँ तक तुमको पता होगा, स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम तुमको हो गया कि कोई भी जैसे कि प्रकाश की किरण आती है तो प्रकाश की किरण में 7 रंग होते हैं जो कि सूर्य से प्रकाश आती है, तो उसके जो 7 रंग हो गए उसको एक पर्दा पर लाना, वह क्या बन जाता है, उसका एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो श्वेत प्रकाश के कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक स्पेक्ट्रम बन गया। तो स्पेक्ट्रम का तो यही है। तो स्पेक्ट्रम को हम लोग 2 प्रकार में बांट सकते हैं, एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से देखते हैं। पहले उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इसका इंग्लिश हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम तो यह क्या कहलाएगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो होगा जब किसी पदार्थ पे विकिरण आपतित सतत विकिरण किया जाएगा, आपतित कराया जाता है उस पर, या उसको क्या दी जाती है, उसको ऊर्जा दी जाती है। जब किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है तो उससे जो कि विकिरण उत्सर्जित होती है, उससे जो विकिरण उत्सर्जित है उसके स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जैसे कि यही है, जब किसी पदार्थ जब किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है तो उससे विकिरण उत्सर्जित होती है, तो उससे विकिरण उत्सर्जित होती है। इस विकिरण से प्राप्त स्पेक्ट्रम को, इस विकिरण से प्राप्त स्पेक्ट्रम को, ये विकिरण का मतलब है विद्युत चुम्बकीय तरंग किरण को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जब पदार्थ में जैसे हो सकता है परमाणु हो सकता है या अणु हो सकता है, तो परमाणु से जो कोई होता है तुमको, परमाणु से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम, परमाणु से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम, अणु से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम अणु से उत्सर्जित उस स्पेक्ट्रम जो होगा तुम्हारा उसमें रेखीय हो गया, इसमें बैंड के रूप में, बैंड पट्टीदार जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंड भी कहते हैं, बैंड पट्टीदार स्पेक्ट्रम होती है। सूर्य से प्राप्त स्पेक्ट्रम, सूर्य से निकल उत्सर्जित स्पेक्ट्रम, सूर्य से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम
सतत होती है। सूर्य से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम सतत होती है, सतत स्पेक्ट्रम है, सतत स्पेक्ट्रम है। सूर्य से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम क्या हो गया? सतत स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो ये तुम्हारा हो गया बैंड स्पेक्ट्रम हो गया, रेखीय स्पेक्ट्रम हो गया। किससे? रेखीय स्पेक्ट्रम। जब परमाणु से निकलेगा स्पेक्ट्रम तो क्या हो गया? रेखीय स्पेक्ट्रम। और अणु से निकलेगा तो वो पट्टीदार या बैंड स्पेक्ट्रम। तो परमाणु से क्या हो गया? रेखीय स्पेक्ट्रम बनेगा, और अणु से पट्टीदार स्पेक्ट्रम बनेगा। और बाकी क्या होगा? तुमको सूर्य वगैरह से जो निकलने वाले विकिरण है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगी, सतत स्पेक्ट्रम होगी। तो इस प्रकार से क्या हो गया? ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का उदाहरण हो गया। अब है तुमको उत्सर्जन के बाद आता है कि जब यह जो तुमको उत्सर्जित स्पेक्ट्रम है, उस पर उत्सर्जित जो विकिरण होता है, जैसे कि पहले नाम लिख लेते हैं हम लोग, शोषण या अवशोषण स्पेक्ट्रम, शोषण स्पेक्ट्रम, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसको कहते हैं, ABSORPTION स्पेक्ट्रम, SPECTRUN स्पेक्ट्रम। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जब ये क्या हुआ इसको जब समझें, जब अभी तक क्या हुआ? उत्सर्जन, जब किसी पदार्थ को ऊर्जा दिए तो उससे क्या निकली? उत्सर्जन, उससे कुछ विकिरण या विद्युत चुम्बकीय तरंग निकलती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे। और जो रेखा से जो निकलता है, जो रेखा स्पेक्ट्रम जो बनता है, जब परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो वह कैसा स्पेक्ट्रम? एक रेखा के रूप में कुछ तरह विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। तो यह स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा? रेखीय स्पेक्ट्रम। जैसे हाइड्रोजन परमाणु से जो निकलेगा तो हाइड्रोजन के उत्सर्जित स्पेक्ट्रम कहलाएंगे, जो रेखा के रूप में होंगे, जो चमकती हुई कुछ रेखाएं उसमें दिखाई पड़ेगी। कोई परमाणु से जबकि स्पेक्ट्रम जो बनता है तो उसमें चमकती हुई कुछ रेखाएं, ब्राइट लाइंस जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं, चमकती हुई रेखाएं दिखाई पड़ती है, जिसे हम लोग रेखा स्पेक्ट्रम के नाम जानते हैं। और इसके बाद था हाइड्रोजन से भी जो स्पेक्ट्रम निकल रहा था, हाइड्रोजन से भी निकलेगा, हाइड्रोजन भी एक परमाणु है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु से को ऊर्जा दी जाती है तो उससे जो कि स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ तरंगदैर्घ्य, कुछ बोर्ड ने पहले बार प्रयोग करके देखा कि हाइड्रोजन से क्या निकलते हैं, कुछ विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु को जब ऊर्जा दी जा रही है तो उससे कुछ विकिरण उत्सर्जित होते हैं। तो इस विकिरण की ऊर्जा क्या होगी, इसके कैसे कितने तरंगदैर्घ्य होंगे, इन सबों का उन्होंने निर्धारण किया प्रयोग के द्वारा। तो उनको ये बात लगी कि परमाणु में ऐसी क्या विशेषता है। परमाणु का सबसे छोटा उदाहरण है, सबसे कम परमाणु संख्या वाला तत्व है जो कि हाइड्रोजन है। तो इसके आधार पर उन्होंने सोचा कि परमाणु में ऐसा क्या है कि ये सब विकिरण, हाइड्रोजन परमाणु में ऐसी क्या विशेषता कि ये सब विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं। उनका विकिरण का तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति उन्होंने निर्धारित किया, और उसके आधार पर उन्होंने एक मतलब क्या कहते हैं, कुछ बोर्ड का अपना परमाणु मॉडल उन्होंने दिया, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी समझ गया होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु को जब ऊर्जा दी जाती है तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का बात हुआ। चलो अब देखते हैं हम लोग अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। जब कोई विकिरण, बहुत सा विकिरण जो है, पूरा सतत विकिरण, एक स्पेक्ट्रम जो है, जैसे सूर्य से निकलने वाली विकिरण है, वो आ रही है, तो जब किसी पदार्थ पर पड़ती है तो वह पदार्थ उस विकिरण, जो सतत स्पेक्ट्रम है, उसके कुछ तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है। तो इससे जो कि स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब लिख लेते हैं इसको, जब सतत विकिरण किसी पदार्थ पर पड़ती है तो कुछ विकिरण को वह अवशोषित कर लेती है, कुछ विकिरण को वह अवशोषित कर लेती है। इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम
अवशोषण, इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होगा तुमको, जब तुमको क्या होगा जो कि जब विकिरण पड़ेगा तो अवशोषण स्पेक्ट्रम, थोड़ा सा इधर से लिखा गया, उससे विकिरण जब निकलेगा तो क्या होगा, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम जैसे क्या होगा कि जब यही चीज़ उल्टा करेंगे, जब हाइड्रोजन परमाणु से कुछ विकिरण को गुजारेंगे हम लोग, जब हाइड्रोजन से गुजारेंगे तो क्या होगा, परमाणु में जब रेखा होगी तो वह क्या होगा, कुछ रेखाओं को अवशोषित करेगी। तो रेखा जब हाइड्रोजन से मानते या किसी परमाणु से गुजारे कुछ, जहाँ बहुत सा विकिरण आ रहा है, तो वह उन्हीं सब तरंग दैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित करती है, जो कि वह परमाणु को ऊर्जा देने पर वह उत्सर्जित करती है। तो जैसे कि यहाँ पर सतत विकिरण जब यहाँ पर गया, सतत विकिरण जैसे यहाँ सारा ये पदार्थ हुआ, यहाँ से क्या होगा, सतत विकिरण, यहाँ पर सब विकिरण आ रहा है, यहाँ पे विकिरण सब सतत विकिरण आ रहा है, सतत स्पेक्ट्रम सतत विकिरण है, सब सारे तरंग दैर्ध्य के, सतत का मतलब। तो यहाँ पर जब परमाणु होगा, कोई परमाणु अगर है तो यहाँ से जो एटम है, तो यहाँ से जो कुछ रेखाएं जो होगी, यहाँ पर डार्क रेखाएं दिखाई पड़ेगी, कुछ विकिरण यहाँ पे अवशोषित हो जाएगा, कुछ विकिरण क्या होंगे, कुछ अवशोषित हो जाएगा। और यहाँ से जो निकलेगा तो ये जो रेखा के रूप में, यहाँ जो परमाणु है तो रेखा के रूप में काली रेखाएं दिखाई पड़ेगी, यहाँ से क्या होगी, कुछ काली रेखाएं दिखाई पड़ेगी। और बाकी जो है तुमको काली रेखा, जैसे कि यहाँ पे चमकती हुई रेखाएं उत्सर्जन में, तो वही रेखाएं क्या, वही तरंग यहाँ पर ब्लैक लाइंस के रूप में दिखाई पड़ेगी। और जब ये अणु होगा तो ये क्या होगा, पट्टीदार करके डार्क बनेगा, मतलब जहां पर कि उसमें जो जिस तरंग दैर्ध्य के विकिरण क्या होते थे वह उत्सर्जित करता था, उसी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को वो अवशोषित कर लेगा। इस प्रकार से क्या होगी, हमको जो कि स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वह क्या होगा, अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो क्या होगा तुमको, ये जो तुम्हारा स्पेक्ट्रम होगा, परमाणु हो, अणु हो, इन सबों से क्या होगा, हमको कैसा स्पेक्ट्रम मिलेगा, अवशोषित स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा जब उसे विकिरण निकाल जाएगा। जैसे इस बात को समझें, सूर्य से जो विकिरण निकलते, जब सूर्य की से चलती है तो सूर्य से सारे उसमें उसके भी इतने तरंग दैर्ध्य हैं, उसके एनर्जी है कि सभी तरह के तरंग दैर्ध्य का वह उत्सर्जन करता है। लेकिन सूर्य के वायुमंडल में भी कुछ क्या है, सूर्य के वायुमंडल में भी हाइड्रोजन पाया जाता है। तो जब हाइड्रोजन या हीलियम जो भी गैस पाई जाती है, जो भी है, तो वहां पर क्या होता है, कुछ विकिरण अवशोषित हो जाते हैं। तो जब वहां से जब हम लोग अध्ययन करेंगे सूर्य के विकिरण को, तो उसमें कुछ विकिरण जो है अवशोषित प्राप्त होगा। तो इस रेखाओं को, तो वह रेखा के रूप में दिखाई पड़ती है। तो जिसे हम लोग फ्रॉनहोफर रेखा भी कहते हैं। फ्रॉनहोफर ने पहली बार इसका अध्ययन किया था सूर्य के, इसलिए इसके नाम पर क्या दिया जाता है, फ्रॉनहोफर रेखाएं। तो फ्रॉनहोफर ने पहली बार देखा कि सूर्य से निकलने वाले विकिरण से में भी कुछ जो तरंग दैर्ध्य है वो नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य को जब अलग करके उसको एक जगह पर जैसे लाते हैं, उसको प्रिज्म से गुजारते हैं, तो सब तरंग दैर्ध्य अलग अलग हो जाता है। तो उसमें देखा गया कि कुछ तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं, इससे सूर्य के प्रकाश में गायब होते हैं। और जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये तरंग दैर्ध्य वही सब तरंग दैर्ध्य हैं जो कि हाइड्रोजन या हीलियम इन सब परमाणुओं में अवशोषित होते हैं। तो इसके आधार पर यह पता किया गया कि सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन या हीलियम गैस पाई जाती है। या कहीं भी हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो अभी सबका जो अध्ययन का जो आधार होता है, विकिरण के आधार पर ही उसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे कि चंद्रमा पर क्या कहते हैं, पानी है या नहीं, तो उसके लिए भी है क्या, पानी का जो जल के अणु है वो किस किस तरह के विकिरण को अवशोषित या उत्सर्जित करते हैं। अगर इसका स्टडी हम लोग जमीन पर भी कर सकते हैं, और वही जब विकिरण वहां पर भी मिले तो इससे पता चल जाएगा कि ये जल वहां पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, कहीं भी अध्ययन बिना गए भी विकिरण की सहायता से हम लोग जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के उत्सर्जन के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। पानी पर जो खोज हुई थी, जब चंद्रमा पर जो पानी या बर्फ के रूप में जो पाया जाता है, उसकी भी खोज इसी विधि से हुई थी। जब वहां पर विकिरण डाला गया, किसी जिस रीजन में डाउट था कि वहां पर पानी हो सकता है, तो जो तरंग दैर्ध्य जो कि वहां पर मिले वो क्या हुए, वह देखा गया कि वह किसको अवशोषित किए हुए हैं, वही सब विकिरण उत्सर्जित कर रहा है जो कि जल के अणु क्या कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं, जो उसमें अवशोषित कर सकते हैं। तो वही से विकिरण प्राप्त हुआ, मतलब डाला आपने सारे विकिरण को, तो जल के अणु को जो उत्सर्जित विकिरण जो अवशोषित कर सकते थे, तो वो सब विकिरण गायब मिलेंगे। और इस प्रकार क्या हो गया, तुमको इससे कंफर्म हो जाएगी कि वहां पर जल पाया जाता है। तो किसी भी जगह पर क्या कर सकते हैं, किसी तत्व की खोज में भी आजकल जो कि हम लोग अंडरग्राउंड खोज करते हैं, उसमें भी ये काफ़ी स्पेक्ट्रोमेट्री जिसको कहते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये मतलब काली रेखाएं दिखाई पड़ेगी, परमाणु में क्या होगा, काली रेखाएं दिखाई पड़ेगी, और इसमें क्या होगा, परमाणु में जब अणु में क्या हो जाएगा, वही पट्टीदार हो जाएगी। तो ये हो गया तुम्हारा
पर उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम के कुछ बातें। उत्सर्जन, उससे स्पेक्ट्रम क्या हुआ? उत्सर्जन जब कोई परमाणु को क्या कहेगा, जो उसमें ऊर्जा दी जाती, किसी पदार्थ को जब ऊर्जा दी जाएगी तो उससे जो उत्सर्जित होगा रेखाएं, परमाणु से रेखाएं निकलती हैं और अणु से पट्टीदार निकलेगी, या सतत स्पेक्ट्रम भी निकल सकता है किसी पर। तो ये सब क्या कहलाते हैं? स्पेक्ट्रम। और जब वही बहुत से विकिरण जब किसी पदार्थ पर अवशोषित कराए जाते हैं तो वह जब डाले जाते हैं तो वह कुछ रेखाओं को, कुछ तरंगदैर्घ्य को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, तो इससे अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद है तुमको, अब है ये अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो गया। अब तुमको इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बोर के परमाणु सिद्धांत। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी कुछ चर्चा कर ही दिए, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जब व्याख्या करेंगे बोर के परमाणु से तो उसके बाद उस समय चर्चा कर देंगे। बाकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या हुआ अभी तक, ऐसे जहां तक जब हाइड्रोजन परमाणु को क्या दी जाएगी? ऊर्जा दी जाती है। तो या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी लिख ही लेते हैं थोड़ा सा नाम। चलिए, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का भी अलग से नाम ले लेते हैं, क्योंकि बोर के परमाणु मॉडल में इसी की व्याख्या की पहले चर्चा की गई है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसका अलग से भी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो वह कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंग, कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्सर्जित करती है, तरंग उत्सर्जित करती है, जो चमकीली रेखाओं के रूप में दिखाई पड़ती है, जो चमकीली रेखाओं के रूप में दिखाई पड़ती है, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो चमकीली रेखाओं के रूप में दिखाई पड़ेगी, जिसे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जानते हैं। तो रेखाओं जैसे चमकता हुआ दिखेगा। तो इसमें जो तुमको जो चमकीली रेखाएं दिखाएगा, इसको विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। तो इस श्रेणी की चर्चा हम लोग करेंगे, इसके श्रेणी की जो चर्चा करेंगे लास्ट में जाकर के, जब व्याख्या करेंगे उस समय करेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या हुआ, जब यहाँ से हाइड्रोजन को ऊर्जा दी जाएगी तो इससे जो विकिरण निकलेगा, यहाँ पर क्या होगा, कुछ तरंग, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एक परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु यहाँ हो गया, हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पर ऊर्जा दिया गया, क्या दिया जा रहा है यहाँ पर? ऊर्जा दिया गया। तो इससे जो कि है जो विकिरण निकलेगा, इसको एक प्रिज्म से गुजारिए, यहाँ से निकलने वाले विकिरण कहाँ से गुजारिए? प्रिज्म पर गुजारेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पर्दा पर क्या होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। पर्दा पर क्या होगा, यहाँ पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, चमकती हुई रेखाएं, ब्राइट लाइन्स, यहाँ पर रेखा दिखाई पड़ेगा, चमकीली रेखाएं, चमकीली रेखाएं, ये तुमको क्या होगा, पर्दा पर दिखाई पड़ेगा। तो ये जो पर्दा पर जो दिखाई पड़ा, यही क्या हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया। जो अलग अलग ये क्या करता है, सबको समानांतर कर देगा, सब किरण को अपना अपना सब जो तरंगदैर्घ्य है वो अलग अलग चला जाएगा। प्रिज्म है ये प्रिज्म से गुजारा गया। हाइड्रोजन परमाणु से निकलने वाले विकिरण को क्या किया गया, ये प्रिज्म से गुजारने के बाद यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, ये जो स्पेक्ट्रम पर्दा पर जो प्राप्त होगा, ये पूरा क्या हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, थोड़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये प्राप्त होगा। तो इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में और भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन श्रेणी में बांटा गया है। तुम्हारी किताब में तो पहले ही दिया हुआ, उसको बाद में बता देंगे नाम इसका, तो जब व्याख्या करेंगे। तो इसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बोर का परमाणु सिद्धांत। तो इसको नोट कर सकते हो, और जो भी तुमको क्या कहते हैं नोट्स के लिए नोट्स जो भी लेना चाहते हो, या कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना हो, न्यूमेरिकल भी इसमें जो पीछे था उसे बनाया होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव है या प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, इन सब का उदाहरण भी दिया हुआ था एनसीईआरटी बुक में। उससे उम्मीद है कि तुम बनाया भी होगा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है,
क्वेश्चन को तुम बना सकते हो, एग्जाम्पल को बनाते जाओ और धीरे धीरे उसमें पढ़ते जाओ। उसमें कुछ जो थ्योरी है जो मैंने लिख दे रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा उसमें कुछ अध्ययन करो। एनसीईआरटी बुक के आधार पर ही तुम्हारा लेक्चर तैयार किया गया है, तो एनसीईआरटी बुक के आधार पर पढ़ते जाओ। तो उसमें जहाँ भी दिक्कत हो, पढ़ने में नहीं समझ में आता हो या तुमको क्वेश्चन वगैरह बनाने में दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन भी पिछला चैप्टर में भी बनाया होगा, जहाँ भी दिक्कत हो रही है तो हमसे राज ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हमसे उससे संपर्क कर सकते हो। उसमें तुमको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को भी चर्चा की जा सकती है, तुमको हम उसके लिए भी समय दिया जाएगा। और जो कि लाइव क्लासेज हैं, डाउट क्लासेज हैं, या इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करना चाहते हो, उन सबों को भी के लिए भी उसमें सुविधाएं उपलब्ध है। तो तुम उस ऐप को आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें से नोट्स हो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करनी हो तो उसमें तुम जा सकते हो। तो आज हम लोग देखते हैं, एक है तुमको बोर का परमाणु सिद्धांत। बोर का परमाणु सिद्धांत, बोर मॉडल ऑफ एटम। तो बोर का परमाणु सिद्धांत क्या है? तो बोर ने कहा पहली बार, कुछ इसको पॉइंट में हम लोग देखते हैं। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाती है। स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाती है। इसके दौरान वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करती। इसके दौरान वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करती है। ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करती है। तो जिसको कक्षा का मतलब होगा क्या चीज़, n बराबर, जैसे कि हो गया 1 हो गया, प्रथम ये पहला हो गया, जिसको हम लोग n बराबर 1, इसको कहते हैं हम लोग कक्षा की संख्या। n बराबर 1 हो गया परमाणु संख्या, जिसको कहते हैं ये पहला कक्षा। n बराबर 2 हो गया दूसरी कक्षा, ये पहली कक्षा का हो गया। पहली कक्षा ये हो गई दूसरी कक्षा। इसी ढंग से तुमको क्या हो गया, इसको कहते हैं n को कहते हैं हम लोग n बराबर 3, 4, ये सब क्या होगा संख्या के द्वारा दिखाएंगे। इसको हम लोग प्रधान क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या भी जानते हैं, जिसको आगे नाम देंगे हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको भी कहा जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या भी इसको नाम दिया जाता है। तो ये n बराबर 1, 2, 3 ये सब नाम हो गया इसका कक्षा का। तो अलग अलग कक्षाओं में जैसे कि n बराबर 1, 2, 3 इन सबों में क्या करती है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमती है, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे कहने का मतलब हुआ नाभिक हुआ ये, इसमें वृत्ताकार कक्षा में, ये पहली कक्षा में ये n बराबर 1 हो गया, फिर ये क्या होगा तो दूसरा कक्षा हो गया, तो ये क्या होगा n बराबर 2 हो गया इसका। इसी तरह से अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेगा, घूमते रहेगा नाभिक चारों। ये हो गया तुम लोग पहली कक्षा, ये पहली कक्षा हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, पहली कक्षा, फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं इसको। ये क्या होगा तुम्हारा दूसरी कक्षा, इस ढंग से तीसरी कक्षा। तो ये सब तुमको कक्षा में इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है, ये पहला पॉइंट था। तो ये तुम्हारा हो गया। और इस दौरान जो है कोई विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। कक्षा में दूर घूमने के दौरान यह कोई विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती है। तो इस बात को नोट कर सकते हो, दूसरा नंबर पॉइंट कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते समय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती है। विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती है, बल्कि
जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाती है तो वह विकिरण का उत्सर्जन करती है। तो वह विकिरण का उत्सर्जन करती है। जब एक कक्षा से दूसरा कक्षा में जाएगा, जैसे कि तुमको उच्च कक्षा से जैसे कि निम्न कक्षा में आएगा, दूसरा से पहला में, तो इस प्रक्रिया में वो विकिरण का उत्सर्जन करेगी, लेकिन घूमने के दौरान वो विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती, बल्कि ऊर्जा क्या होती है उसकी फिक्स होती है, उसकी ऊर्जा फिक्स होती है, यह कहा गया। उसके बाद है तुम्हारा ऊर्जा का जो मान है तुम्हारा, यह जो विकिरण क्या हो गया तुम्हारा कि पहले क्या हो गया, कहा गया कि यह स्थिर कक्षा में घूमती है और घूमने के दौरान उसकी जो ऊर्जा होती है वह स्थिर होती है। दूसरा बात हो गया कि जब एक कक्षा से कहाँ जाएगी, वो दूसरी कक्षा में जाती है, तब वह क्या करती है, विकिरण का उत्सर्जन करती है। और विकिरण उत्सर्जन का जैसे दूसरी से पहली कक्षा में आएगा, ऊपर से नीचे जब आएगा तो ऊपर कक्षा की ऊर्जा ज़्यादा होती है, मतलब पांचवा की ऊर्जा चौथा से ज़्यादा होगी, तो पांचवा जब चौथा में आएगा तो विकिरण का क्या करेगा, उत्सर्जन ये करेगा। तो इस प्रकार क्या कर सकता है, ये विकिरण का उत्सर्जन करती है। तो इसको नोट कर सकते हैं। इसको तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तो विकिरण क्या होगा, परमाणु जो है तुमको नाभिक में, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करती है, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, और जिसमें कि उसकी ऊर्जा क्या होती है, फिक्स होती है ऊर्जा। और ऊर्जा का कब विकिरण का उत्सर्जन, और कोई विकिरण का उत्सर्जन वो नहीं करती है। विकिरण का उत्सर्जन कब होता है, जब वह एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाती है, तब वह विकिरण का उत्सर्जन करती है। चलो तीसरा है तुमको इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का गुणक होता है। h/2 पाई का गुणक होता है। h/2 का एक गुणक होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, वेग v एवं कक्षा की त्रिज्या r हो, एवं कक्षा की त्रिज्या r हो, तो कोणीय संवेग L बराबर NH/2 पाई। तो ये हो गया कोणीय संवेग L, जिसको कहते हैं mvr कर दो, कोणीय संवेग को क्या कर दो, कोणीय संवेग को L संकेत में देते हैं mvr बराबर NH/2 पाई। ये हमेशा इसका गुणक होगा। कोणीय संवेग हो गया m मतलब द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या, इसको क्या कहेंगे हम लोग, mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। h जहाँ पे क्या है, h बराबर प्लांक नियतांक, जो पिछला देखा होगा पिछला लेक्चर में, प्लांक नियतांक जिसका वैल्यू कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये हो गया तुमको इसका मान हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा प्लांक नियतांक का, mvr बराबर NH/2 पाई।
तो ये कोणीय संवेग जो होता है तो हमको कोणीय संवेग गुना एक त्रिज्या हो गया। मतलब संवेग तो होता है द्रव्यमान गुना वेग को क्या कहते हैं हम लोग, संवेग कहते हैं, जो पढ़ा होगा, और गुना त्रिज्या कर दिए तो क्या हो गया, कोणीय संवेग। ये हमेशा किसका गुणक होता है, h/2π का गुणक होता है, इसलिए तो उसको मैं n से गुना कर दिया। n जहाँ पर इसमें क्या हो जाएगी, n जहाँ पे हो जाएगा कक्षा का संख्या, पहला कक्षा में है इसी तो हर जगह पर नहीं घूमेगा, जब इसका h/2π का 1 गुना 2 गुना इस ऐसा कोणीय संवेग होना चाहिए। तो n जहाँ पे क्या है, n बराबर कक्षा की संख्या, जिस कक्षा में इसी का मल्टीपुल रहेगा वैसी कक्षा में वो घूम सकता है, सब जगह नहीं घूम सकता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन की कक्षा त्रिज्या और n बराबर होता है 52.9 pm इंटू n² z जहाँ पर क्या हो गया n²/z, तो जाहिर है कि pm का मतलब पिकोमीटर का मतलब तो समझ गया होगा, 1 पिकोमीटर इसको पढ़ते हैं, दैट्स इक्वल 10⁻12 मीटर, 10⁻12 10⁻12 मीटर। और z जहाँ पर है, z जहाँ पर हो गया परमाणु संख्या है, z परमाणु संख्या, जैसे कि He+ के लिए z बराबर 2, He+ जैसे हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए He+ के लिए, z बराबर 2, H के लिए, हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1, इसी ढंग से लिथियम प्लस 2+, एक के लिए Li++, उन सबों के लिए L/3 हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हमेशा आयन हो सकता है उसके, हाइड्रोजन लाइक आयन कहते हैं उसको। तो ये जब मतलब क्या हो गया तुमको, जैसे Li++ के लिए क्या हो जाएगा, Li++ के लिए z बराबर 3 हो जाएगा। इस तरह से सबका अपना अपना हो जाएगा। Li++ तो कभी भी Li में 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल लिया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए बोर थ्योरी लागू होता है, इसलिए बोर का परमाणु में एक ही के लिए होगा। तो इसकी कमियां में इसकी चर्चा करेंगे बाद में। तो ये तुम्हारा हो गया कि इसका क्या हो गया, कक्षा का जो त्रिज्या है वो क्या होता है, हमेशा 52.9 पिकोमीटर इंटू n²/z के बराबर होता है। इन सबका इसका प्रूफ तुम्हारे क्लास 11 के केमिस्ट्री बुक में जो तुम्हारा है नहीं दिया हुआ है, लेकिन तुम अगर इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो जो केमिस्ट्री का हमारा जो इंग्लिश का लेक्चर है केमिस्ट्री का, इसी चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का प्लेलिस्ट में देखोगे, क्लास 11 केमिस्ट्री, उसमें तुमको उसका डेरिवेशन भी मिल जाएगा, या क्लास 12 फिजिक्स में भी मिलेगा, लेकिन क्लास 11 का जो इंग्लिश का लेक्चर है उसमें भी तुम इसका डेरिवेशन देख सकते हो, कैसे इसको लाया गया है, उसमें किया हुआ है। कुछ डेरिवेशन थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, तो हिंदी के जो लेक्चर है उसमें नहीं दिया गया है, इंग्लिश के लेक्चर में दिया हो, तुम डेरिवेशन देखते हो, डेरिवेशन में कोई ज़्यादा इंग्लिश हिंदी का चक्कर नहीं होगा, तुम उसमें से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारा होगा जो राइटरल ऐप पर तुमको मिल जाएगा, उसका इंग्लिश का जो लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर करके उसमें होगा, चैप्टर 2 11 केमिस्ट्री, उसमें तुम इसका लेक्चर का देख सकते हो, बोर्ड का इसका डेरिवेशन करके उसमें मिल जाएगा, तो इसमें तुम कर सकते हो। और ऐसे भी इसमें जो है जो हिंदी का लेक्चर है इसमें सिर्फ फार्मूला लिख दे रहे हैं। तो इसका होगा त्रिज्या का सूत्र कितना होगा, किसी भी परमाणु, जैसे कि दूसरा कक्षा का त्रिज्या निकालते हैं, n का मान 2 रख दोगे, हाइड्रोजन है तो z बराबर 1 रख दोगे, इस प्रकार से दूसरी तीसरी सबकी कक्षा की त्रिज्या क्या कर सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं। और इसके बाद लिखते हैं यहाँ कोणीय संवेग इससे निकल जाएगा, इससे क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकलेगा। अब ऊर्जा का लिखते हैं, तो ऊर्जा का सूत्र होता है, किसी कक्षा में जो कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो उसकी ऊर्जा, मैंने क्या कहा कि ऊर्जा नियत होता है, ऊर्जा का भी तो कुछ मान होता होगा, जैसे त्रिज्या उसकी नियत होती है, तो उसका सूत्र तुमने देखा 52.9 पिकोमीटर, याद करो, इंटू n²/z। तो n का मान कक्षा का, जैसे दूसरा है तो 2 हो गया, तीसरा है तो n का मान 3 हो जाएगा, z हो गया, जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया, He+ के लिए 2 हो जाएगा, लिथियम प्लस के लिए 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से देख सकते हैं, 5वां पॉइंट हो गया तुम्हारा mvr बराबर nh/2π था उसका पहला कोणीय संवेग, त्रिज्या निकल गया। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -2.18 गुना 10⁻18 जूल इंटू z²
एन स्क्वायर, ये इसकी ऊर्जा का सूत्र हो गया। और इसको रिडबर्ग कांस्टेंट नियतांक के नाम से भी तुम्हें किताब में लिखा गया। इसको क्या कहते हैं, इस वैल्यू को रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। ऐसे एक इसमें जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक में भी इसको लिखा जाता है, जो तुम्हारे किताब में नहीं दिया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जाहिर है कि जेड का मान वही फिर है परमाणु संख्या या उसकी, और एन क्या हो गया, कक्षा की संख्या। तो ये तुम्हारा हो गया ऊर्जा का दोनों मात्रा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलेंगे, क्या करते हैं इसको, ये इसमें 6×10⁻19 से इसमें भाग कर देंगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा ऊर्जा का। अब है तुमको छठा पॉइंट, एन कक्षा से एम कक्षा में आने पर उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा। तो एन कक्षा से इलेक्ट्रॉन को एम कक्षा में आने पर उत्सर्जित ऊर्जा डेल्टा ई बराबर क्या हो गया, ई एन माइनस ई एम, ऐसा हो जाएगा। इतना विकिरण की ऊर्जा, ये भी हो गया किसकी ऊर्जा, विकिरण की ऊर्जा जो होगी उसके अंतर के बराबर। जैसे कि इस कक्षा में जितना है, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ से अगर मानते हैं nth कक्षा है, nth ऑर्बिट है ये, nth कक्षा, यहाँ से क्या आ गया, mth में आ गया, mth ऑर्बिट में, तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा थी, तो यहाँ पर क्या होगा, इससे ऊर्जा जो निकलेगा यही डेल्टा ई होगा। इतना ऊर्जा का विकिरण क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, तो डेल्टा ई और ई एन माइनस ई एम। तो जब डेल्टा ई का मान क्या होगा तुम्हारा, डेल्टा ई जो हो गया एन का क्या था, माइनस 2.18 जूल इंटू जेड स्क्वायर बाई क्या हो गया तुम्हारा एन स्क्वायर, और माइनस, और इधर फिर माइनस हो गया, माइनस 2.18 जूल इंटू जेड स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो गया, 2.18 जूल, और क्या होगा तुम्हें 1 बाय एम स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, ऐसा होगा तुम्हें 1 बाय एम स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। तो विकिरण की जहाँ तक ऊर्जा है वो क्या होती है तुमको, विकिरण की ऊर्जा जो होती है तुमको एच सी बाय लेमडा कहलाता है। डेल्टा ई को क्या कर सकते हैं हम लोग, एच सी बाय लेमडा या एच न्यू, जो भी जरूरत के मुताबिक लिख सकते हैं हम लोग। तो डेल्टा ई को लिख देते हैं अगर एच सी बाय लेमडा, तो दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा, 2.18 जूल इंटू क्या होगा तुम्हारा 1 बाय एम स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। एच और सी भी तो फिक्स ही है, तो 1 बाय लेमडा का जो वैल्यू होगा 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, इसमें एच और सी से भाग दे देंगे, तो ये एक नंबर जो प्राप्त होगा जिसका वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर। ये तुमको एच का वैल्यू कितना से भाग दिया, एच का वैल्यू दे दिए 6.626 इंटू 10⁻34, सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸। तो ये जो तुम्हारा वैल्यू होगा तो 1 बाय एम स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, 1 बाय लेमडा का ये सूत्र हो गया। 1 बाय लेमडा का ये सूत्र याद कर सकते हैं हम लोग, जो 1 बाय लेमडा को हम लोग तरंग संख्या भी कहते हैं। 1 बाय लेमडा क्या कहते हैं हम लोग, तरंग संख्या, और जिसको तरंग संख्या को 1 बाय लेमडा का सूत्र हो गया तरंग संख्या कहते हैं, वेव नंबर का ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू याद कर लेंगे 1.097 10⁷ प्रति मीटर, 1 बाय एम स्क्वायर माइनस 1। तो कितना, जैसे जिस कक्षा दूसरा में आएगा, एक कक्षा दूसरा में आएगा तो उसकी तरंग दैर्घ्य पता कर सकता है, तरंग दैर्घ्य पता चलेगा तो आवृत्ति भी पता कर सकते हो। इससे आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में क्या रिलेशन है, सी बराबर फिर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, और सी का मान 3×10⁸। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी इसकी जो है कक्षा के त्रिज्या, उसकी ऊर्जा, इन सबों का क्या कर सकते हैं हम लोग, कितना का मतलब कि किस कक्षा में है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसका जाहिर है कि वेग का भी तुम चाहे वो ये विकिरण का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, इन सबों की जानकारी मिल जाएगी। चलो इसका है तुमको, इसको नोट डाउन कर सकते हो।
तो इसका जो है अब जो कि तुम्हारा है इसमें हाइड्रोजन परमाणु का व्याख्या जहाँ तक है इसके लास्ट बाद में लेक्चर में कर देंगे, इसी का क्लास खत्म कर दें।